Good morning, everyone. So today I'm going to start with the new topic of chapter 1. It is chemical equations, right? Chemical reaction की बात भी हमने पहले कर ली, chemical equation की बात भी हमने कर ली. तो मान लीजिए हमें एक chemical equation लिखनी है, हमने reactant, product, उसके बीच में arrow लगाना है, ये सब हम जान चुके हैं. तो वही हमारे पास एक तरीका है chemical equation को लिखने का. सपोज हम वही पहला वाला एग्जाम्पल उठा लें कि भाई देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. तो जो नहीं सिंबल्स के बारे में जानता होगा वो कैसे उसको लिखेगा, वो इस तरह से उसको लिखेगा कि भाई बोला हमें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कह रहा है कि ट्रीट करा दो, और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. तो जो नहीं सिंबल्स के बारे में जानता है वो सिंपल उसको ऐसे लिखेगा ऑक्साइड के बारे में. और वो हो सकता है इस चीज के बारे में भी ना जानता हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमने जो लगाना है वो एरो लगाना है. हो सकता है वो क्या लगा दे, इस तरह से इक्वल लगा दे कि भाई ऐसा बनेगा, या हो सकता है वो कुछ भी ना लगाए. तो ये जो आपके पास एक इक्वेशन को हमने एक्सप्रेस किया है, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन. वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है तो इसको हमने क्या कहा कि ये वर्ड इक्वेशन है. बट नो, हमें ऐसा नहीं लिखना. हमें कह रहा है कि हमें लिखना है केमिकल इक्वेशन. मीन्स कि हमें उनके जो सिंबल्स हैं, जो केमिकली उनके फॉर्मूलाज हैं, उनके फॉर्म में हमको इसको लिखना है. तो हमें उसके लिए बताए जाते हैं कि भाई एक पीरियोडिक टेबल है आपके पास, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं एंड डिफरेंट एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो ये हैं. तो आप पीरियोडिक टेबल में जाएं, पीरियोडिक टेबल देखें कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, तो वहां पे आपको मिलेगा कि मैग्नीशियम जो है इट इज Mg. ऑक्सीजन को हमेशा हम, वैसे तो ये लिखा मैंने O, बट कभी भी ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती है. इट इज ऑलवेज इन डायटॉमिक फॉर्म. तो जो न्यू आपके पास कन्वेंशंस हैं उसमें ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना बोल के जनरली डाईऑक्सीजन बोला जाता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन कि भाई अगर ऑक्सीजन बोला है तो नॉर्मली अगर हम भी मतलब क्लास 10th में होते तो हम भी सीधे ऐसे लिखते O, ठीक है. बट जनरली इट इज रिटन इन दिस फॉर्म. अब कुछ हमारे पास और भी आपको साथ में बता देती हूँ कि अगर ऑक्सीजन है तब भी O2 लिखते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस दे रखा तब भी H2 लिखेंगे. कभी भी एटॉमिक फॉर्म में ये चीजें नहीं होती हैं. हमारे पास कोई लाइक हेलोजेंस हैं, दे आर ऑलवेज इन डायटॉमिक फॉर्म. फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया. तो ये कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर नॉट इन एटॉमिक फॉर्म, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म. तो ऑक्सीजन को अब न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है डाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को डाई हाइड्रोजन. तो इट मींस कि डाई स्टैंड्स फॉर 2, कि ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, दैट इज 2, राइट. अब ये हमने लिख दिया, इसको हमने हीट किया थोड़ा सा और हमारे पास कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखने का तरीका ये. अब दोनों के ऊपर बैलेंसी जो है मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव रहती है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव रहती है. तो इनका जो रेशियो है हमारे पास 1:1 आएगा. कोई भी कहीं भी आप कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो यहाँ पे लगेगा टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. तो जब हमने देखा इसको बैलेंस करना, हमने सीखेंगे अभी हम बैलेंसिंग. तो यहाँ भी 2 लगाया और यहाँ भी 2 लगाया, ये बैलेंस हो गई. अभी तक तो आपको नहीं समझ आएगा, बट we'll proceed with this कि कैसे इसको हमने बैलेंस करना है. Now the next one is one more thing I want to discuss कि हमने पिछले वाले वीडियो में ये चीज डिस्कस कर ली थी कि भाई इस साइड वाले जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जितने भी सब्सटेंसेस होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे. और उनके बीच में हम एरो पुट करेंगे. इस तरफ वाले जो आपके पास सब्सटेंसेस जो नए बनेंगे विच हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे. हम दोबारा से इस चीज को देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हैं, जो आपने सब्सटेंसेस लिखे हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट. रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड्स टूटते हैं
और नए बॉन्ड्स बनते हैं, और उनको जो नए बॉन्ड्स आपके पास बनते हैं और जो सब्सटेंस वहां पे बनेगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, राइट। दोनों के बीच में हम एरो पुट करते हैं, रिएक्टेंट बीच में एरो और उधर क्या आ गया आपके पास प्रोडक्ट आ गए। केमिकल इनका रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। हमने सीख लिया कि कैसे हमको लिखना है, इधर रिएक्टेंट लिखिए जो भी दे रखे हैं। अब मान लीजिए रिएक्टेंट इज मोर देन वन, सपोज द रिएक्टेंट इज मोर देन वन, देन वी हैव टू पुट, सपोज ए कहता है कि ए बी और सी जो है हमारे पास रिएक्टेंट है, उनकी हमने रिएक्शन करानी है एंड वी गॉट प्रोडक्ट्स डी एंड एफ। ऐसा बोला कि रिएक्टेंट ए बी सी हैं, वो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं डी और एफ। तो भाई हमको इसको केमिकली रिप्रेजेंट करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट इट केमिकली? सी, हमें इनको ऐसे रिप्रेजेंट करना कि भाई ये हमारे पास रिएक्टेंट है तो इनके बीच में हम लगाते हैं पॉजिटिव साइन इस तरह से। डी और एफ कह रहा है आपके पास प्रोडक्ट है, इनके बीच में भी लगेगा प्लस का साइन, और फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लग जाएगा ये एरो। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करना है वो हम देखेंगे कि आपने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी होगी, कुछ केमिस्ट्री में लॉज हैं जिनके बेस पे आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री चलती है, एंड दोज आर लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक चीज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ऐसे ऐसे आपके पास कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बट आपने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, जिसमें आप ये कहते थे कि जितना भाई हमने रिएक्टेंट साइड में लिया होता है, जो भी ए बी सी जितना भी मिला के हमारे पास उनका हम मास देखेंगे, उनको रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। जब हम प्रोडक्ट का मास देखेंगे तो वो दोनों क्या आते हैं, हमारे पास इक्वल आते हैं। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड आपके पास ये चीज है। उसमें आपके पास आपको शायद मैंने ही करवाया था ये कि भाई लैंडॉट्स था, उसने एक एंटनी लेवोसियर थे, उन्होंने एक लैंडॉट्स ट्यूब लिया, एच शेप का एक ट्यूब लिया, एक तरफ उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, एक तरफ उन्होंने NaCl लिया। पहले उन्होंने उसको वे किया, उसके बाद उसको मिक्स किया, शेक किया, आपके पास प्रोडक्ट बना, और फिर से वे किया। तो वो क्या देखते हैं सरप्राइजिंगली कि जो वेट उनके पास उस ट्यूब को शेक करने से पहले आ रहा था, उतना ही वेट उनको ट्यूब को शेक करने के बाद मिला है। तो उन्होंने ये कहा कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, अगर कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल चेंज की, कि अगर कोई केमिकल चेंज होती है तो वहां पे आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, इक्वल आएगा। ना तो उसका लॉस होगा, ना ही उसमें कोई एडिशन आपके पास होगा। तो दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और उसी लॉ को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इक्वेशन को बैलेंस करना आप क्या कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किस तरफ होने चाहिए, प्रोडक्ट वाली साइड में होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगाने पड़ते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो। बट उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम आज सीखेंगे कि हमें कैसे बैलेंस करना है। तो पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। हम ये लिख लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगी कि mass of reactant always equal to mass of product. There is no gain or loss of mass, right? During any chemical reaction there is no gain or no loss of mass. So we can say that mass of reactant is always equal to mass of product.
तो यही आपके केमिस्ट्री का बेस है। और भी बड़े सारे लॉज हैं, 4-5 लॉज हमारे पास रहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ है, गे-लुसाक्स लॉ है, देन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, एंड वन द मेजर वन इज दिस, जिसको एंटनी लेवोजियर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। और एंटनी लेवोजियर को ही क्या माना जाता है, आपका केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। एंटनी लेवोजियर को क्लास 9th में आप ये चीज कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। विल जस्ट राइट वन इक्वेशन ओवर हियर कि भाई आपको दे दिया, आपको वर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, वर्ड इक्वेशन भी लिखी आ सकती है, आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखी आ सकती है। कैसी? अनबैलेंस्ड। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे हम यही लिख रहे थे ना, बार बार इसी को ले लेते हैं ना। फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन है। ये चीज याद रखनी है, जब भी ऑक्सीजन बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप? O2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे, कभी भी O नहीं लिखना है आपको। कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। नाउ द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है जो आप देखते हैं कि क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है, आप यहां पे देखेंगे मैग्नीशियम, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम? 1 ओनली। कहीं भी 1 2 3 कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है। फिर ऑक्सीजन, हाउ मेनी नंबर? 2। इस O2 का मतलब ये है, एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम, दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 2। यहां पे आ जाइए, यहां पे कैसे? अब ये बॉन्डेड फॉर्म में है, इससे पता चलता है यहां लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब होता है 1। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब होता है उसका 1, और कुछ लिखा है तो उसका मतलब उतना ही होगा जितना लिखा होगा। राइट? नाउ इन दिस केस आप पहली चीज क्या करेंगे, आप एक टेबल सा बनाएंगे। आप यहां पे लिख लेंगे एलिमेंट, इट इज ऑन रिएक्टेंट साइड, कितना क्वांटिटी लिखना है आपको। यहां पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाली साइड कितने नंबर ऑफ एटम्स है। एलिमेंट देख लेंगे कौन कौन से, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अभी आप ऐसे लिखेंगे O, नंबर ऑफ एटम्स हम उधर लिखेंगे। अब देखो रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी मैग्नीशियम, इधर भी ऑक्सीजन, बाकी और कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो बार बार नहीं लिखेंगे कि रिएक्टेंट साइड का अलग से लिखा, प्रोडक्ट साइड का आपने क्या लिखा, अलग से लिखा। तो यहां पे देखिए एलिमेंट मैग्नीशियम, कह रहा रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है मैग्नीशियम के, इट इज 1। प्रोडक्ट साइड में आ जाइए, प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 1। इन दिस केस ऑक्सीजन हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं, 1। हमको ये नंबर्स बराबर बनाने, बैलेंस कैसे होगी आपकी इक्वेशन, हमको ये नंबर्स क्या करने हैं, बराबर करने हैं। कि भाई अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। तो हम इसको कैसे करते हैं कि जैसे आपके पास ये रिएक्टेंट साइड में 2, आपके पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं, इधर 1 है तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई कैसे करना वो देखिए। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, बन जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे आप 2 नहीं लिखेंगे आपको, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ना इस वक्त अकेला नहीं है, ऑक्सीजन इज इन बॉन्डेड फॉर्म विद मैग्नीशियम। ऑक्सीजन बॉन्डेड फॉर्म में है मैग्नीशियम के साथ। तो ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर 2 लगा दें, इससे तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो आपके पास एक पर्टिकुलर जो भी फॉर्मूला बना होगा उसको वैसा ही रहने देना। जैसे Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है, इट इज ओनली Mg, इट इज नेवर बी MgO2 कि भाई आपके अकॉर्डिंगली भाई उधर 2 है तो उधर भी 2 कर दीजिए, नो। यहां पे आपने 2 कैसे करना है, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो बराबर कर दिया,
ऑक्सीजन तो हमारे पास क्या हो गया है, बराबर कर दिया है आपने, बट उस ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में क्या हो गया है, आपका मैग्नीशियम जो है वो क्या हो गया, गड़बड़ आ गया। मैग्नीशियम पहले बैलेंस था, मैग्नीशियम पहले बैलेंस था, एक और एक था, खुश था ये ना। अब आपने इसको इधर गड़बड़ कर दिया, इधर 2 कर दिया, इसको भी 2 बनाने के चक्कर में सारी की सारी हमारी इक्वेशन जो है वो गड़बड़ा गई है। तो अब आप देखेंगे कि भाई अगर यहां मैग्नीशियम 2 हो गए हैं तो इधर भी 2 चाहिए। हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कौन सा लॉ फॉलो करना है, वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाली जो साइड, जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। सो हमारे पास और कोई मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लगता है कि इक्वेशन हमारी अब क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ये 2 हो गए और ये भी क्या हो गए थे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हो गया, तो बराबर चाहिए ये बराबर, ये वाला बराबर, राइट। सो और इक्वेशन ले लेते हैं, थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेते हैं और जो आपके पास रूल्स हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। Now, suppose we have a reaction, it is between iron and water. फिर एक ऑक्साइड बन जाएगा आपके पास एंड हाइड्रोजन, ऐसा कुछ हो गया। तो हमने पहले बोला कि भाई पिछला वाला रिएक्शन तो जो था आपके पास बहुत ही ज्यादा सिंपल था बैलेंस करने के लिए, बट करना कैसे है, 2 वगैरह कहाँ आपने मल्टीप्लाई किया वो देख लेना है। ऐसा नहीं कि भाई आप उनके पैरों में लगा दें 2 कि भाई ऑक्सीजन चलो ये इधर लगा देते हैं हो जाएगा बराबर, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऐसा आपके ऐसा करने से क्या होगा, जो केमिकल फॉर्मूला होगा उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो बिगड़ जाएगा। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे वही एक आप बना लेंगे, क्या एलिमेंट लिख लेंगे, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो पहले तो एलिमेंट देखिए, आयरन है पहला, दूसरा क्या हाइड्रोजन है, अलग लिखेंगे, ऑक्सीजन है अलग लिखेंगे। इधर देखो कुछ और डिफरेंट तो नहीं है, इधर भी आयरन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, कोई चक्कर नहीं है। आप तीनों के तीनों एलिमेंट्स इधर उधर बराबर ही एक ही जैसे रहते हैं वैसे तो। अब आयरन रिएक्टेंट वाली साइड में 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड में कितना दिख रहा है आपको, 3। ये चीज देखनी है आपने, जो इनके पैरों में लगा वो देखना, अगर पैरों में कुछ नहीं लिखा इट मींस इट इज 1, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन, ऑन दिस साइड इज 2 and on product side it is also 2, it is balanced over here. ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे इसके पैरों में कुछ नहीं लिखा, पैरों में क्या होगा 1, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1, ऑन दैट साइड यहाँ पे पैरों में क्या लिखा है आपका 4। क्लियर है। अब बैलेंस करना है, अब कैसे बैलेंस करें भाई, इधर तो सिर्फ एक ही चीज है बैलेंस। तो इसके लिए जो आगे वाला रूल है वो ये कहता है कि सबसे पहले आपने किस चीज पे फोकस करना है, आपने उस एलिमेंट के ऊपर फोकस करना है जिसका नंबर जो है वो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, ईदर इट इज ऑन रिएक्टेंट साइड और ऑन प्रोडक्ट साइड। तो देखो जरा 1 2 1 3 2 4 मुझे दिख रहा है भाई ये 4 सबसे ज्यादा। तो नेक्स्ट जो रूल है वो ये कहता है कि भाई आपको वो एलिमेंट देखना है विच इज मैक्सिमम इन नंबर। So in this case oxygen is maximum. Again we'll write the reaction Fe प्लस H2O वाटर के साथ, या Fe किसका आपके पास सिंबल है, आयरन का, लोहा होता है ना उसका, अदरवाइज समटाइम्स यू विल राइट IN, आयरन को कुछ भी लिख देते हैं, IR लिख देते हैं, बट नहीं, आयरन का जो सिंबल है इट इज व्हाट Fe। क्या बना देता है Fe3O4 प्लस H2, है ना। तो हमने बैलेंस करना है किसको,
ऑक्सीजन को इधर 4 है तो इधर 4 बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि 4 आप यहां नहीं लिखेंगे, 4 आप किसके साथ लगाएंगे, यहां। अब भाई इसको तो बैलेंस कर दिया, इसको बैलेंस करने के चक्कर में जो हाइड्रोजन था वो गड़बड़ा गया है। पहले तो बराबर था 2-2, पहले इधर भी 2 थे और इधर भी क्या थे, 2 थे। बट अब ऑक्सीजन को बैलेंसिंग के लिए जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ लगे हुए 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऑक्सीजन तो आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन इधर कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, जबकि हाइड्रोजन इधर कितने हैं, ओनली 2। सो व्हाट टू डू, इधर 2 को 4 बनाने के लिए आप क्या करें, क्या यहां 4 से मल्टीप्लाई करें, नो, आप 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे जो हाइड्रोजन हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन भी क्या कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब जो तीसरा एलिमेंट है वो बचता है हमारे पास, इट इज आयरन। तो आयरन यहां पे कितने हैं, 3 और इधर कितना है, 1। तो व्हाट टू डू, टू बैलेंस दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3। नाउ फिर से टेबल देखेंगे, एलिमेंट आयरन रिएक्टेंट साइड में कितने, 3, प्रोडक्ट साइड में भी 3। ये बराबर आने चाहिए भाई, ये जो आपने कॉलम्स बनाए हैं ना, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल आने चाहिए, बराबर करने पड़ेंगे आपको खुद। क्लियर। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया भाई, इधर 8 है, इधर भी 8 है। हाइड्रोजन देखो, नो, ऑक्सीजन इज 4 एंड दिस साइड इट इज आल्सो 4। हाइड्रोजन इस साइड 8 और इस साइड भी कितना हो गया, 8। जो हम चाहते थे वो हमने कर लिया है। हमने दोनों के दोनों कॉलम में जो नंबर ऑफ एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स के थे उनको क्या कर चुके हैं, हम बराबर कर चुके हैं। तो दिस इज द वे टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक आधी और हम रिएक्शन लिख लेते हैं और फिर उसको बैलेंस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक, हमने एनसीईआरटी की किताब से एक क्वेश्चन ले लिया है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। I'll write the question number. It is question number 3 from page number 6. That is page number 6, right? So it is what? It is write a balanced chemical equation with state symbol for the following reactions. एनसीईआरटी की किताब देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, क्वेश्चनरी है बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पेज नंबर 6 पे। इट इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आई विल नॉट राइट द होल क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इज सॉल्यूशन ऑफ वेरियम क्लोराइड। वेरियम क्लोराइड, वेरियम का सिंबल Ba, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, इसके साथ लगेगा 2, फिर जाके ये बैलेंस होंगे, ऐसा होता है ये। इसका जो वैलेंसी है वो 2 होता है, क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है। दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करते थे, आप मल्टीप्लाई कर देते थे इसको 2 से। तो यहाँ पे ये जो केमिकल फॉर्मूला बना है वो इस वजह से ऐसा बना है, दैट इज BaCl2, इट इज नॉट BaCl, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी एंड आई थिंक कि भाई आपने क्लास 9th में ये चीज सीखी है, दैट हाउ टू फ्रेम अ केमिकल फॉर्मूला। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला आप याद करेंगे इस चीज को। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए यहां पे लगा है साथ में 2। कह रहा है कि भाई सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बोल रहा है क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट बना रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। और बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें देखो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। For a minute, wait for a minute.
एलिमेंट मैं कॉलम नहीं बना रही हूँ, हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दिस इज एलिमेंट। वेरियम हो गया, क्लोराइड है Cl है, सोडियम है Na है, सल्फेट है SO, या सल्फर लिखो और ऑक्सीजन अलग से लिखो, पूरा सल्फेट इकट्ठा नहीं लिखेंगे, सल्फर ऑक्सीजन अलग से लिखिए। रिएक्टेंट साइड में वेरियम 1, उस साइड में हमारे पास वेरियम 1, क्लोराइड 2, उस साइड में क्लोराइड 1, इस साइड में सोडियम 2, उस साइड में सोडियम 1। नाउ सल्फर इज 1 ओवर हियर, ये 1, ये सल्फर इज 1 on that side, sulfur is also 1, oxygen is 4 and oxygen is 4। अब ये सबसे ज्यादा पहला रूल कहता है कि सबसे पहले आपने उस एलिमेंट के ऊपर फोकस करना है विच इज मैक्सिमम इन नंबर इधर ऑन रिएक्टेंट साइड और इधर ऑन प्रोडक्ट साइड। तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस, जो सबसे ज्यादा नंबरिंग में है वो पहले से ही बैलेंस है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सल्फर बैलेंस है, वेरियम बैलेंस है, बैलेंस किसको करना है? सोडियम और क्लोराइड को। वी हैव टू बैलेंस सोडियम एंड क्लोराइड। तो इन दोनों को बैलेंस करना, ये 2 है यहाँ पे, तो अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो सिंपल, ये इकट्ठे ही पड़े हुए हैं यहाँ पे, सोडियम और क्लोराइड इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो इस पूरे के पूरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई थिंक हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई है? बैलेंस हो गई, राइट। वाटर में बोला एक्वस लिख लीजिए इनके साथ। हमने पहले भी आपको ये चीजें बताई हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो आपने क्या लिखना है? एक्वस फॉर्म में। पानी अगर एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है, किसी चीज को आपने पानी में मिक्स किया है, तो उसको आप क्या कहेंगे? एक्वस। जो स्टेट्स ऑफ मैटर में कहीं आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम मेंशन करते हैं विद इन द ब्रैकेट्स। चलिए उस चीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास स्टेट पता है, आपको फाइनल स्टेट किसी भी आपके पास मॉलिक्यूल की या किसी भी लिक्विड की, तो स्टेट्स में हम सॉलिड स्टेट को उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ब्रैकेट में इस तरह से मेंशन कर देते हैं। लिक्विड को, अब लिक्विड तो भाई कुछ भी हो सकता है, ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, वो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है, तो ऐसे आप उसको मेंशन करेंगे। जो भी फॉर्मूला लिखा होगा केमिकल, उसके साथ ही ब्रैकेट लगाएंगे और वहां पे क्या कर देंगे? इस तरह से L लिख देंगे, विच शोज दैट द पर्टिकुलर थिंग इज इन विच फॉर्म, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। देन गैसियस स्टेट है आपके पास, उसको आप कैसे लिखेंगे? G लिखेंगे। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, कि इफ द सब्सटेंस इज पर्टिकुलरली डिसॉल्व्ड इन वाटर, इफ द सब्सटेंस is particularly dissolved in water, then you'll mention it like aqueous state within the brackets। AQ से आप उसको क्या कर देते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो इस चीज को शो करता है कि वो पर्टिकुलर चीज जो है वो किस में डिसॉल्व है? पानी में डिसॉल्व है। अदरवाइज लिक्विड तो और भी है हमारे पास, बट पर्टिकुलरली अगर आपने पानी लिया है और उसमें आपने उसको डिसॉल्व किया है, तो आप क्या लिखते हैं? दैट इज एक्वस। इस जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था कि भाई दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो वहां पे आपने क्या लिख दिया? विद इन द ब्रैकेट एक्वस लिख दिया है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है? कि वो पर्टिकुलर चीज पानी में है हमारे पास। सो द नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है at page number again 6. It is what? It is a reaction between sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water. It is particularly mentioned in the brackets that the solution is in water. So what you have to write? You have to write aqueous within the brackets. To produce sodium chloride solution and water, sodium hydroxide, सोडियम के लिए जो वर्ड आपने यूज किया, जो आपने सिंबल लिया है, दैट इज Na, विच रिप्रेजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिखने का भी एक पर्पस होता है कि भाई ऑक्सीजन पहले लगा है तो ऑक्सीजन का नाम पहले आना चाहिए था, हाइड्रोजन बाद में लगा है, हाइड्रोजन का नाम
बाद में आना चाहिए था। इसका भी एक रूल है कि भाई हम इसको हाइड्रो ऑक्साइड ही क्यों बोलते हैं। इसको हाइड्रो ऑक्साइड हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स हैं दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और वो एलिमेंट पहले प्रोनाउंस किया जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कम होती है। तो आउट ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस particular substance is what? Sodium hydroxide. Hydroxide, otherwise it is what? Sodium oxide hydrogen या ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको आपने ट्रीट किया, बट उसने क्या बोला है हमें, वेट, इन वाटर, इफ इट इज इन वाटर देन यू हैव टू मेंशन एक्वस नॉट लिक्विड, प्लस HCl, इट इज ऑल्सो इन वाटर, सो राइट एक्वस ओवर हियर। इट इज बोल रहा है क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। एंड दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहीं पढ़ा हुआ है आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो यहीं पे बता रही हूं मैं आपको, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हाट, दिस इज अ बेस। बहुत सारी चीजें जो अभी तक नहीं है टॉपिक में उसको भी मैं कवर कर रही हूं कि ये बेस है, ये एसिड है। जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करते हैं तब उनका क्या बनता है, उनका जो प्रोडक्ट आपके पास आता है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, तभी तो खाते हैं इस NaCl को, तभी तो आप कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। अगर एसिडिक और बेसिक होता तो इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी। सो ये न्यूट्रल है। पानी भी कैसा है, न्यूट्रल, तभी पीते रहते हैं ना। तो दो चीजें आपने मिलाई और दोनों की दोनों चीजें मिलाने से वो क्या हो गई हैं, न्यूट्रल हो गई हैं। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट वन, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अभी हमको इसको बैलेंस भी करना है, वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, राइट। सो सी एलिमेंट्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। आगे वाला चलिए, ये भी हाइड्रोजन है, दो बार नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन को आपको एक बार ही मेंशन करना पड़ेगा। एंड अनदर वन इज Cl। रिएक्टेंट साइड में देखिए कितने सोडियम है, ओनली वन, इसके पैरों में देखिए, ठीक है, इट इज वन। ऑक्सीजन इज वन, हाइड्रोजन एक ये है और एक ये है, हाइड्रोजन दो है हमारे पास, राइट। और जो क्लोराइड है वो कितना है, वन है। अब चलिए प्रोडक्ट वाली साइड चल पड़ते हैं। सोडियम वन, क्लोराइड वन, हाइड्रोजन टू, ऑक्सीजन वन। सो आई थिंक ये जो दोनों के दोनों कॉलम्स हैं और दोनों के दोनों कॉलम्स में आप किसी भी एलिमेंट को देख लेंगे, सारे के सारे क्या है, बराबर है, वन वन, इट इज वन, इट इज ऑल्सो वन, टू टू एंड वन। सो इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये पहले से ही आपके पास कैसी इक्वेशन है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो दिस इज द वे दैट you will balance a chemical equation। बाकी इसमें एक आधा रूल हमारे पास और रहता है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के दौरान आप और क्या चीजें उसमें जो है वो ऑब्जर्व आपको या आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है वो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे हो रही है, पर्टिकुलर किसी प्रेशर पे हो रही है, कोई कैटलिस्ट आप उसमें यूज कर रहे हैं, सो उनको कहाँ मेंशन करें। अब हमने ये तो सीख लिया कि भाई रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो हमने उनको प्लस 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 करके लिख देना है, बीच में एरो लगाना है और उधर प्रोडक्ट लिख देना है। और प्रोडक्ट भी अगर आपके पास एक से ज्यादा बने तो उन प्रोडक्ट्स के बीच में भी आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव का साइन लगाएंगे और ऐसे उनको क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि भाई नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड्स पे हैं और जो प्रोडक्ट वाली साइड में है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, टू ओवे विच लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि भाई आपने स्टार्टिंग में जो लिया हुआ मास है वो इक्वल रहना चाहिए, कि इधर उधर नहीं, उसको गायब नहीं करना है, तो इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ा। तीसरी चीज हमने क्या सीखी कि बैलेंसिंग के दौरान जो नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे पहले उनको बैलेंस करना, उनके बैलेंसिंग से और एटम्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है फिर उनको भी बैलेंस करना है आपको।
चौथी चीज आपके पास क्या रही कि अगर स्टेट आपको मेंशन करना है देन विद इन ब्रैकेट्स, यू हैव टू मेंशन इट विद इन ब्रैकेट्स, जैसे कि हमने यहां पे किया। ये देखिए, ये स्टेट मेंशन कर दी कि NaOH आपने किस में लिया है, पानी में लिया है पर्टिकुलरली, सो दैट्स व्हाई आपने क्या उसको मेंशन किया, एक्वस, नॉट लिक्विड। लिक्विड तो कोई भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ऑयल ले लिया आपने, बेंजीन ले लिया आपने, एसीटोन ले लिया, वो सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड्स हैं। बट पर्टिकुलरली इफ द लिक्विड इज वाटर देन यू हैव टू मेंशन द एक्वस वर्ड, राइट? सो आफ्टर this we have one more rule, if the reaction is proceeding, आपकी रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड कर रही है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये 10 डिग्री पे ही हो सकती है, ये 15 पे ही हो सकती है, या इसके लिए इतना आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, आपके एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर है ना, तो वो आपको क्या भाई मेंशन करना पड़ता है। और उसको आप कहाँ मेंशन करते हैं, दैट सपोज कि आई हैव टेकन अ जनरल इक्वेशन की A और B हमारे पास रिएक्टेंट है और वो बना रहे हैं C और D, और इसके लिए कुछ 10 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और कुछ कैटलिस्ट भी ले लिया है। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैटलिस्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है? तो उनको हम कहाँ मेंशन करते हैं, दीज थिंग्स शुड बी मेंशन्ड अबव और बिलो द एरो। इसको हम एरो के ऊपर और नीचे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक दैट व्हाट इज अ कैटलिस्ट। अब प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी कोई रिएक्शन प्रोसीड कराई होगी, ठीक है? जैसे हम एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको दूध से दही बनाना है। दूध से दही बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपने तो, मुझे नहीं लगता क्योंकि आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने तो ऐसा नहीं किया होगा, बट उसमें क्या लगाना पड़ता है, कुछ सिट्रिक एसिड डालना पड़ता है, कुछ खट्टा उसमें सब्सटेंस आपको डालना पड़ता है, तो उससे क्या हो जाता है कि भाई वो जल्दी जल्दी बन जाता है। अब आप ऐसा अगर इस रिएक्शन को देखने के लिए मतलब ऑब्जर्व अगर आप करना चाहें कि रिएक्शन कब फास्ट होती है कब स्लो होती है, आपने दूध लिया उसको ऐसे रहने दिया, उसमें कुछ नहीं डालना। दूसरा आपने क्या किया, दूध लिया है उसमें क्या डाल दिया आपने, सिट्रिक एसिड डाल दिया है, तो आप क्या देखेंगे, वो दूध जिसमें आपने कुछ भी नहीं डाला है और वो दूध जिसमें आपने सिट्रिक एसिड डाला है, तो किसमें जो दही बनने वाला जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा, जिसमें आपने सिट्रिक एसिड डाला है। वो आपने एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसने रिएक्शन के रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब रेट क्या होता है कि भाई आपका जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला जो प्रोसेस है कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पीड आप कह सकते हैं। आपके लेवल पे मैं इस चीज को इस तरह से बताना चाहूंगी कि स्पीड कितनी तेजी से, कितनी फास्टली जो है आपका रिएक्शन हो रहा है। अब केमिस्ट्री में ऐसा है कि भाई बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो इंस्टेंटेनियसली हो जाती हैं, मतलब एक विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाती हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है। कोई रिएक्शन मैंने लगाई, मान लीजिए 10 दिन में हो रही है, तो मैं 10 दिन में उसको ऑब्जर्व थोड़ी करती रहूंगी, मैं ऐसा कोई एक ऑल्टरनेट निकालूंगी जिससे वो रिएक्शन जो है 10 दिन में ना हो के मेरी घंटे में हो जाए, मेरी आधे घंटे में हो जाए, मैं चाहूंगी कि मेरी सेकेंड्स में हो जाए। तो उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल जो हिट एंड ट्रायल मेथड्स हैं वो अपनाने पड़ते हैं, उनके गो थ्रू होना पड़ता है। तो वो सब्सटेंसेस जो आपके रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको आप कैटालिस्ट कहते हैं, मतलब रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, रिएक्शन को क्या कराते हैं, फास्ट कराते हैं। दोज आर कैटालिस्ट। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू कि कैटालिस्ट क्या है। अगर दिया है तो रिएक्शन में आप उसको कहां मेंशन करेंगे, टेम्परेचर दिया है कहां मेंशन करेंगे, प्रेशर दिया है कहां मेंशन करेंगे, ओवर एंड बिलो द एरो। So this is the way to balance a chemical equation, to write a chemical equation, कैसे लिखना है, कैसे बैलेंस करना है, वो हम सीख चुके हैं। So this is all for today's topic. Thank you. Have a good day.